हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडिया में नए स्टेट्स फॉर्म कैसे होते हैं, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है ये पार्लियामेंट को ऑथराइज़ करता है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट। कैसे? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जैसे कि देखो, हम लोग ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था 22 CA 1969 से क्या हुआ था। आसाम में से कार्व आउट कर दिया था एक रीजन और उसको ऑटोनॉमस स्टेट बना दिया था, मेघालय का। बराबर। तो ये हुआ था 22 CA 1969 से। तो क्या कर रहे, एक रीजन है उसमें से कुछ एरिया को निकाल के स्टेट बना दिया। तो वही तो कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ऐसे स्टेट बना सकते हैं नया, या फिर दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स या फिर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स को एक साथ मिला के देखो, ऐसा थोड़ा इधर का थोड़ा इधर का, या फिर दो स्टेट्स को ही जोड़ दिया ऐसा। फिर यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का कोई पार्ट है उससे कोई यूनियन टेरिटरी है या फिर कोई दूसरी टेरिटरी है वो ज्वाइन करके स्टेट बना सकते हैं, मतलब स्टेट बना सकते हैं अलग अलग वे से। और एक वे ऐड हुआ था 18 CA 1966 से, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट पढ़ के रखते हैं कि टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूटी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूटी टू एनी अदर स्टेट और यूटी। मतलब कोई स्टेट या यूटी है और दूसरा एक स्टेट और यूटी है, इसका कोई पार्ट या इसका कोई पार्ट को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी स्टेट हो या यूटी हो, या यूटी स्टेट यूटी, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन। तो ऐसे अलग अलग वेज है जिससे पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। ओके, फिर क्या, फिर और क्या लिखा है आर्टिकल 3 में? आर्टिकल 3 ये भी कहता है कि कोई स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट है तो आप उसका एरिया भी बढ़ा सकते हो। ओके, और फिर डिमिनिश भी कर सकते हो, मतलब इतना बड़ा स्टेट था फिर मैंने उसका एरिया कम कर दिया, ऐसा मैंने नहीं, मतलब पार्लियामेंट कर सकती है। उसकी बाउंड्रीज अल्टर कर की जा सकती है और उसका नाम भी बदला जा सकता है। जैसे रिमेंबर, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऐसा नाम था पहले उत्तर प्रदेश का, फिर बाद में 24 जैन 1950 को बना था, उसका नाम बदल के कर दिया था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश दिन बनाते हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश दिवस करके मनाते हैं। तो आर्टिकल 3 बोलता है एक नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं जोड़ जाड़ के, फिर बोलते हैं इंक्रीज़ कर सकते हैं एरिया, कम कर सकते हैं एरिया, अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री को, और उसका नाम भी बदल सकते हैं। कौन? पार्लियामेंट। ये सब पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट में काम कैसे होता है? पार्लियामेंट तो सब बिल पास होता है, ये सब बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। देखो, ऐसा जो बिल है कि नया स्टेट फॉर्म करना है, ये बिल तब भी इंट्रोड्यूस हो सकता है आइदर लोकसभा या तो राज्यसभा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा और एक लोकसभा। बराबर। तो राज्यसभा में ये बिल लाना हो या लोकसभा में ये बिल लाना हो, इंट्रोड्यूस करना हो, मतलब इंट्रोड्यूस करना है दोनों में भी या फिर किसी एक में भी, किसी में भी, तो उसके लिए पहले हमें रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। तो तब भी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रायर रिकमेंडेशन हो प्रेसिडेंट का, मतलब पहले प्रेसिडेंट ने इसको रिकमेंड किया हो तो ही मैं राज्यसभा में जाके इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ बिल, या फिर लोकसभा में जाके इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ बिल। ओके, तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ठीक है, फिर बोलते हैं कि बिफोर रिकमेंडिंग बिल प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़ इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अभी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, तो प्रेसिडेंट को अगर दिखाओगे तो वो उस पर विचार करेगा। तो प्रेसिडेंट जी को भी क्या करना होगा, उनको ये रेफ़र करना होगा स्टेट लेजिस्लेचर को। अभी किसी स्टेट के बारे में हम चेंज करें तो वो स्टेट को भी तो पता होना चाहिए, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर को ये रेफ़र करते हैं कि ये देखो ऐसा ऐसा है और इतना इतना टाइम है, कुछ स्पेसिफिक टाइम देंगे, उस टाइम पीरियड में अपने व्यूज़ बताओ करके, ऐसा। लेकिन देखो, स्टेट इससे एग्री करे या ना करे, जो भी बिल में चेंजेस प्रपोज्ड है कि स्टेट का एरिया कम करना है, नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, कुछ भी हो, स्टेट लेजिस्लेचर इससे एग्री करे या ना करे, स्टेट को पसंद हो या ना हो, प्रेसिडेंट बस रेफ़र करता है, बोलता है कि तुम उसका ओपिनियन दो, लेकिन प्रेसिडेंट ये एक्सेप्ट भी कर सकता है या तो रिजेक्ट भी कर सकता है। मतलब ये अपने इतने पीरियड में भी इन्होंने अगर दे भी दिया ना उनका व्यूज़, पीरियड इतने पीरियड में जितना पीरियड बोला है उनको उतने टाइम में उन्होंने अपना व्यूज़ रख दिया, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट की मर्ज़ी, प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है मान लेता हूँ, तुम लोग को नहीं पसंद तो, या फिर बोलेगा जान दो रिजेक्ट, मैं मेरे को जो करना है वही करूँगा, ऐसा टाइप का। तो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ें,
रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट का पहले, ताकि बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, और बिफोर रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये रेफ़र करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, एक स्पेसिफाइड पीरियड में उनको व्यूज़ एक्सप्रेस करना होगा। लेकिन वो जो व्यूज़ आएंगे वो हम एक्सेप्ट भी कर सकते या रिजेक्ट भी कर सकते। ओके। और एक बात, अगर देखो बिल एक ही बार में पास हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो बिल अगर अमेंड होके वापस आ गया वही बिल, तो प्रेसिडेंट फिर से स्टेट लेजिस्लेचर को बोलेगा देखो देखो फिर से देखो, और फिर रेफ़र किया, फिर जाके वापस रिकमेंड करेगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर फिर से वही सेम बिल अमेंड होके आ रहा है तो नेसेसरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र किया जाए। ठीक है, ये हो गई स्टेट की बात। यूनियन टेरिटरीज़ का केस क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज़ केस में तो रेफरेंस की नीड ही नहीं है टू बी मेड, क्योंकि क्या होता है पता है कि ये कंसर्न लेजिस्लेचर को रेफरेंस देते नहीं है, पार्लियामेंट खुद से ही चेंजेस कर सकती है। तो यहाँ पे रेफरेंस नहीं, स्टेट के केस में रेफरेंस होता है, रेफरेंस लेते हैं, लेकिन वो भी एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, डजेंट मैटर। और यूनियन टेरिटरी केस में पार्लियामेंट खुद से डिसीजन लेता है। ये सब क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारा इंडिया जो है ये क्या है, ये सब इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। मतलब हमारा यूनियन एकजुट है, हम सब एकजुट है, लेकिन इसमें जो स्टेट्स है ये हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इस स्टेट्स के पास खुद ऐसे स्टेट्स मिलके हमारा इंडिया नहीं बना है। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स बन के इंडिया नहीं बना है ना। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में देखो, बहुत सारे स्टेट्स ने एग्रीमेंट साइन किया और फिर वो बोले कि हाँ हम एक देश बनते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं था, हमारा देश था और उसमें अलग अलग स्टेट्स बने हैं। इसलिए हमारे देश में हम स्टेट्स को जैसे चाहे वैसे इंक्रीज डिक्रीज एरिया बाउंड्री नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसलिए स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। कैसे डिस्ट्रक्टिबल है? मतलब उनको ख़त्म कर सकते हैं और फिर से चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा यूनियन पूरा इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो इंडिया है क्या? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ओके, ऐसे हमारा बनता है स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 फॉर्म कर सकते हैं, इंक्रीज एरिया, डिमिनिश एरिया, अल्टर बाउंड्रीज, अल्टर नेम। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट रेफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर और उनकी माननी ना माननी प्रेसिडेंट पे है, पार्लियामेंट पे है। लेकिन यूटी के केस में तो हमें रेफर करने की भी ज़रूरत नहीं, पार्लियामेंट खुद से डिसीजन ले सकता है। तो स्टेट्स का कंसेंट नहीं चाहिए। यूनियन डिस्ट्रॉय कर सकता है, यूनियन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या स्टेट्स यूनियन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं, स्टेट्स यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिर अभी देखते हैं, अभी ये जो आर्टिकल 3 हो गया, तो आर्टिकल 4 एक है। अभी ये सब करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? ये सब ना सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। ठीक है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। पहले अभी स्टेट्स हो गई, इतना बड़ा काम है, स्टिल ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। आर्टिकल 4 बोलता है कि लॉ जो भी बनाए जाएंगे आर्टिकल 2 के अंदर या आर्टिकल 3 के अंदर, वो कंसिडर होंगे, मतलब कंसिडर नहीं होंगे अमेंडमेंट्स जैसे। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होना, बराबर। लेकिन जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है ऐसा नहीं माना जाएगा। इसलिए इस लॉज को मतलब पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए बस। अब सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या? देखो, अगर सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट और वोटिंग जो लोग हैं उनका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होगा। तो सपोज़ करो 200 लोग अगर प्रेजेंट है लोकसभा में, अगर 200 लोग प्रेजेंट है, उनमें से 20 लोग बोले कि मेरे को वोट नहीं करना है, ठीक है छोड़ दो उनको, तो 180 लोग हैं। हाँ, तो 180 लोग हैं प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, प्रेजेंट भी है और वोटिंग भी है। तो हमें कितने चाहिए? इसका आधा मतलब 90। तो 90 से ज़्यादा लोग ने इसको मतलब हाँ बोलना चाहिए, तो ही ये बिल पास होगा। तो ऐसा होता है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनके आधे से ज़्यादा, ये होता है सिंपल मेजॉरिटी, तब बिल पास हो जाता है। तो आर्टिकल 2 और 3 के लिए बस हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ऐसा कौन बताता है? ये बताता है हमें आर्टिकल 4। ये बताता है कि स्टेट्स अगर बन रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, ये नॉर्मल चीज़ होगी और ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ ना, एक इम्पॉर्टेंट केस है इससे रिलेटेड, वो भी देखते हैं हम। आर्टिकल 3 ना देखो कम कर सकता है एरिया, बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी वजह से ये वो पावर नहीं मतलब कवर करता, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री।
सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी मतलब हम हमारी कंट्री का कुछ पार्ट किसी और कंट्री को दे दें, ऐसा। तो ये पावर जो है ना, ये नहीं आता आर्टिकल 3 में, ऐसा बोला गया है। तो क्या किया था, पार्लियामेंट को लगा कि डिमिनिश कर सकते हैं ना। आर्टिकल 3 ने क्या बोला था, आर्टिकल 3 ने बोला था कि आप पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप एरिया कम कर सकते हो। तो पार्लियामेंट वाले बोले कि ठीक है भाई, हम एरिया कम कर देते हैं और वो जो बाकी का बचा एरिया है ना, वो हम दूसरे देश को दे देंगे, फॉरेन कंट्री को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। तो ये कौन सी केस थी, बेरूबरी यूनियन केस। देखो नॉर्मली ना केस क्या होता है, केस होता है दिस वर्सेस दैट, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन ये केस में ऐसा नहीं है, बेरूबरी यूनियन केस 1960। क्यों? क्योंकि ये रेफ़र की गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ने ये सब्जेक्ट, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया था कि भाई अपना इस पे राय दो, ऐसा। तो ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, 143, आर्टिकल 143। ये भी न्यूज़ में था अभी रिसेंटली। 143 के अंडर प्रेसिडेंट रेफ़र कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को कोई भी मैटर, ताकि उससे एडवाइस ले सके, ठीक है। तो 1960 में ये हुआ था। तो ये बेरूबरी यूनियन केस बोलते हैं इसको। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीशन मतलब हम किसी और को अपनी टेरिटरी दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट के अंदर। और अमेंडमेंट कौन सा, 368। तो आर्टिकल 368 ये नोट करना, आर्टिकल 368 है ये, इसके अंडर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, बराबर। तो अंडर 368 हम तभी दे सकते हैं, अमेंडमेंट करके ही हम किसी और देश को अपनी टेरिटरी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमको फर्स्ट शेड्यूल को अल्टर करना पड़ेगा, मतलब उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। तो फर्स्ट शेड्यूल को अल्टर करना होगा, तब जाके हम किसी और देश को अपनी टेरिटरी दे सकते हैं। बेरूबरी यूनियन केस का और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था कि उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। लेकिन ये आगे जाके 24 अप्रैल 1973 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। कौन सा, केशवानंद भारती केस, आपने नाम सुना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो केशवानंद भारती केस ने बोला कि नहीं, प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है, प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऐसा नहीं है। लेकिन पहले किसने बोला था कि नहीं है पार्ट, बेरूबरी यूनियन केस 1960 ने बोला था। फिर 13 साल बाद आके 1973 में बोला था केशवानंद भारती केस में कि प्रियम्बल पार्ट है। तो बेरूबरी यूनियन वेस्ट बंगाल की टेरिटरी थी, वो हमने पाकिस्तान को दी थी। तो ये हुआ था। तो फिर अभी बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई तुमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ऐसे ही तुम किसी को उठा के नहीं दे सकते आर्टिकल 3 के अंदर। तो फिर बेरूबरी यूनियन दे दिया पाकिस्तान को, कौन से अमेंडमेंट के अंडर, 9 CA 1960, मतलब 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, उसके अंडर हमने बेरूबरी यूनियन वेस्ट बंगाल का जो पार्ट था वो पाकिस्तान को दे दिया था। वैसे 1960 से और एक चीज़ याद है, हमने पढ़ा था इंडस वाटर ट्रीटी, उस पर देखो 1 पेजर में हमने पढ़ा था इंडस वाटर ट्रीटी पे। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये 9 CA 1960 और बेरूबरी यूनियन केस भी 1960। और ये 1973 में आया था केशवानंद भारती केस, जिसने बोला कि भाई प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। वैसे और एक चीज़ है जो नोट करने लायक है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में, मतलब इसके 9 साल बाद, एक रूलिंग और दी थी कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो भी होता है ना, बाउंड्री की डिस्प्यूट्स है, मतलब इतना ही इलाका हमारा, इतना नहीं, सेटलमेंट वो भी होगा, वो डज़ नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो ये याद रखना है। तो हमने आज कवर किया कि हमारे न्यू स्टेट्स कैसे बनते हैं आर्टिकल 3 के अंडर। उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का, रेफ़र करेंगे स्टेट लेजिस्लेटर को, लेकिन उसने हाँ ना बोला, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूनियन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्टेट्स यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आर्टिकल 3 अपने को ये पावर नहीं देगा पार्लियामेंट को कि भाई तुम उठा के हमारी सब टेरिटरी बाजू वालों को दे दो, मतलब किसी फॉरेन कंट्री को दे दो। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा मतलब अलग मेजोरिटी लगेगी, ठीक है। तो ये सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग ने फिर 9 CA लाया 1960 में, और उससे कुछ टेरिटरीज बेरूबरी यूनियन की वो दे दी पाकिस्तान को।
फिर और एक चीज़ बोली थी कि बाउंड्री डिस्प्यूट का जो अगर सेटलमेंट होगा कुछ तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट अगर नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग 1 पेजेस किए हमने अब तक वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह पे, तो आपको अगर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दी है। थैंक यू फॉर द डे।